Good morning to all of you once again. So here we are with a new topic, breathing in human. जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि रेस्पिरेशन के मतलब क्या होता है कि रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू ऑब्टेन एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। एंड ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेशन होगा उसके लिए पहले ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना होगा। ह्यूमन बॉडी में जनरली कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ह्यूमन बीइंग को क्या चीज का रिक्वायरमेंट है? तो ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन का इनटेक बॉडी में ऑक्सीजन रिच एयर का इनटेक कहलाता है इनहेलेशन। Inhalation is the process by which a human being can take oxygen rich air. And जब हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, बॉडी सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो CO2 गैस का फॉर्मेशन भी होता है, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो CO2 गैस को बाहर बॉडी से निकालना होगा। एंड द रिलीज ऑफ CO2 रिच एयर फ्रॉम आवर बॉडी is known as exhalation. So हमारा जो आज का टॉपिक है ब्रीथिंग इन ह्यूमन, इसमें ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन इज इक्वल टू वन ब्रीथ। क्लियर? तो ये जो हम लोग का ऑक्सीजन इनटेक का प्रोसेस है, इनहेलेशन का प्रोसेस है या एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, उसके लिए जो सिस्टम है बॉडी में, उस सिस्टम को कहा जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा उसका एंट्री कहां से होता है? तो नोज से। ओपनिंग ऑफ द नोज इज नोन एज नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल इज द ओपनिंग ऑफ आवर नोज। इस नॉस्ट्रिल के अंदर जाएंगे तो जो कैविटी मिल रहा है, दिस कैविटी इज नोन एज नासल कैविटी। क्लियर? नासल कैविटी के आगे जाएंगे तो एक कॉमन पोर्शन मिलता है, कॉमन पार्ट मिलता है, जहां से फूड एंड ऑक्सीजन दोनों पास करेगा, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एंड आफ्टर फेरिंग्स जो पार्ट में ऑक्सीजन रिच एयर जाएगा उसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंग्स के जस्ट नीचे जो पाइप है उस पाइप का नाम है ट्रैकिया, या इसका और एक नाम है विंड पाइप। इस विंड पाइप को इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग से कवर किया गया है सो दैट ट्रैकिया कोलैप्स ना करे। जब हम लोग इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो क्योंकि ट्रैकिया मसल से बना हुआ है, कुछ टिश्यू से बने हुए हैं, वहां पे कोई बोन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई हो सकता है कि उसका कोलैप्सिंग हो जाए। एंड टू प्रिवेंट दिस कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स आर प्रेजेंट ओवर द ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड्स एंड फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स विच आर नोन एज ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई भी फर्दर और डिवाइड करेंगे, जिनका डायमीटर हर बार स्मॉल होते जाएगा। एंड ब्रोंकाई का जो एंडिंग है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होगा, एंड दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वेलाई। सो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी पैसेज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल, देन नासल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड फाइनली द एल्वेलाई, जहां तक ऑक्सीजन रिच एयर को पहुंचना है। अगर हम लोग एल्वेलाई को बनाए तो एल्वेलाई का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर के चारों तरफ हम लोग को क्या मिलेगा? ब्लड वेसल मिलेगा। हम लोग यहां पे एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए जिसमें एक ब्लड वेसल शो किया गया, एक एल्वेलाई शो किया गया। ऑक्सीजन रिच एयर जब यहां पे पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा from alveoli to the blood vessel, and for the diffusion of gases alveoli का जो सरफेस है वो मॉइस्ट होना चाहिए,
एल्वुलाई का जो मेम्ब्रेन है वो थिन होना चाहिए, क्लियर, एंड प्रॉपर वे से डिफ्यूजन हो, इसलिए सरफेस एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, तो एल्वुलाई का नंबर भी काफी ज्यादा होता है, क्लियर। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कवर किया गया है बाय द हेल्प ऑफ रिब्स। ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बोन्स है, और ऐसा हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स मिलता है। रिब्स बीच में एक बोन से भी कनेक्टेड है, एंड दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम, क्लियर। और रिब्स हम लोग का हमेशा पेयर में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स है। दो रिब्स के बीच में कुछ मसल्स भी मिलता है, जिन मसल को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्लियर। एंड जो रिब्स है उनके जब नीचे में हम लोग को मिलेगा एक स्ट्रक्चर जिसका शेप डोम शेप्ड है, और उस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डायफ्राम, क्लियर। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इस रिब्स, स्टर्नम एंड डायफ्राम से कवर किया गया है। जो लंग्स का आउटर मेम्ब्रेन होता है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स को बाहर से कवर किया गया है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड प्लूरल मेम्ब्रेन इज अटैच विद द रिब केज, rib cage which is formed from ribs, sternum and diaphragm। उनके साथ प्लूरल मेम्ब्रेन भी कनेक्टेड है, उनके मसल से भी कनेक्टेड है, और इस वजह से किसी भी तरह का चेंज जो रिब केज में आएगा वो लंग्स में भी आएगा। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि यहां पे रिब केज में जो चेंज आएगा तो लंग्स में भी आएगा, इसका रिक्वायरमेंट क्या है? तो हम लोग को क्या करना, इनहेल करना। ये तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिफरेंट ऑर्गन्स हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए, इनहेलेशन करने के लिए हम लोग को कुछ समझना होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करेगा। और उसके लिए एक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कि किसी क्लोज चेंबर में प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। और हम लोग को क्या करना है, लंग्स का प्रेशर कम करना है, लंग्स का ऑक्सीजन या एयर का प्रेशर कम करना है, सो दैट एटमॉस्फेरिक एयर जो है वहां प्रेशर ज्यादा हो जाए और एयर मूव करके अंदर आ जाए, क्योंकि गैसेस मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने के लिए हम लोग को लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम करना होगा, एंड एयर का प्रेशर कम करने के लिए वॉल्यूम ऑफ लंग्स को इंक्रीज करना होगा। एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स को इंक्रीज करने के लिए हम लोग दो काम करेंगे अपने बॉडी के मसल्स के साथ। पहला, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो अभी हम लोग जस्ट यहां पे बताए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जिसका लोकेशन जस्ट बताया गया, इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाएगा। इस मसल का क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से रिब्स का मूवमेंट आउटवर्ड होगा, स्टर्नम का मूवमेंट फ्रंटवर्ड होगा, और क्योंकि रिब्स और स्टर्नम अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल मेम्ब्रेन भी स्ट्रेच होगा, और लंग्स के अंदर का कैविटी, लंग्स का अंदर का वॉल्यूम वो इंक्रीज हुआ, क्लियर। हम लोग बोले इसमें दो वर्क होगा, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा डायफ्राम। डायफ्राम जो मसल है, इस मसल का भी हम लोग क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और इसके कॉन्ट्रैक्शन करवाने से, जिसका शेप डोम शेप्ड है, इस तरह का शेप है, ये शेप फ्लैट हो जाएगा, ये नीचे की ओर मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्लैट। तो डायफ्राम का नीचे मूव करने की वजह से प्लूरल मेम्ब्रेन भी नीचे स्ट्रेच हुआ, और स्ट्रेचिंग की वजह से लंग्स का वॉल्यूम और इंक्रीज हुआ, क्लियर। तो बाय दिस वे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। कौन कौन सा बताया गया पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाने से रिब्स का मूवमेंट आउटवर्ड एंड स्टर्नम का मूवमेंट फ्रंटवर्ड। सेकेंड, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्राम का मूवमेंट डाउनवर्ड और लंग्स का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से अंदर आ जाएगा एंड एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन। बट हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का यूज होगा नहीं, इसलिए हम लोग कहेंगे वो ऑक्सीजन रिच एयर, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बॉडी में इंटर भी कर रहा है तो वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन रिच एयर वो लंग्स के अंदर आ गया। सो बाय दिस वे इनहेलेशन टेक्स प्लेस। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। अब ऑक्सीजन जब अंदर आएगा तो वो कहां इंटर किया? हमारे एल्वेलाई में, नॉस्ट्रल से नासल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई एंड फाइनली एल्वेलाई। एल्वेलाई में ऑक्सीजन जब जाता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड वेसल में आ गया। क्लियर? अब ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा उसको आगे समझेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारे बॉडी में CO2 बन रहा है उस CO2 को कैसे निकाला जाए। दैट मीन्स एक्सहेलेशन का क्या मैकेनिज्म है। जैसे इनहेलेशन का कुछ मैकेनिज्म था वैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन का भी होगा। तो एक्सहेलेशन के लिए यहां से समझते हैं कि ब्लड जो है वो CO2 को लेकर के एल्वेलाई तक आया। CO2 का भी ट्रांसपोर्ट आगे समझेंगे हम लोग, लेकिन CO2 का जो एक्सचेंज हुआ ब्लड से एल्वेलाई में, वो सपोज कर लिए यहां आ गया। अब एल्वेलाई से एयर को बाहर निकालना है। एल्वेलाई से ब्रोंकाई, देन ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नासल कैविटी एंड नॉस्ट्रल से बाहर। तो इसके लिए हम लोग को समझना होगा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन करने के लिए यहां पे भी हम लोग दो वर्क करेंगे। पहला, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सेशन। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलैक्सेशन। एंड एज अ रिजल्ट जो रिब्स आउटवर्ड की ओर गया था ड्यू टू इट्स कॉन्ट्रैक्शन, तो रिलैक्सेशन होगा तो ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा। रिब्स मूव्स बैक। क्लियर? रिब जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया, वापस अपने पोजीशन पे आ गया। स्टर्नम जो फ्रंटवर्ड गया था, ठीक है, जिसका इस बोन का नाम क्या बताया गया? स्टर्नम। ये स्टर्नम जो फ्रंटवर्ड गया था ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। एंड दूसरा काम क्या था? दूसरा हम लोग का वर्क था, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करवाया गया था, तो इस डायफ्राम का हम लोग रिलैक्सेशन करवाएंगे। एंड रिलैक्सेशन करवाने से, डायफ्राम का रिलैक्सेशन करवाने से, जिसका शेप अभी हम लोग का कैसा हो गया था? फ्लैट। ये फ्लैट शेप वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। एंड अपने पोजीशन पे आने से अंदर लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। एंड एज लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर के साथ क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स लंग्स का पल्मोनरी प्रेशर, जो लंग्स है उसके लिए वर्ड होता है पल्मोनरी, तो हम लोग कहेंगे पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसा होने से CO2 हमारे लंग्स के अंदर है, वो CO2 रिच एयर कहां जाएगा? बाहर। क्लियर? सो बाय दिस वे एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस। एक्सहेलेशन के बारे में क्या बताया गया? यहां पे भी दो पॉइंट याद रखना है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सेशन करवाने से स्टर्नम फ्रंटवर्ड से वापस नॉर्मल, रिब्स आउटवर्ड से वापस नॉर्मल पोजीशन पे। डायफ्राम का रिलैक्सेशन से डायफ्राम भी वापस डोम शेप बनेगा एंड वो भी अपने पोजीशन पे आ गया। लंग्स का प्रेशर कम हुआ, लंग्स के प्रेशर को हम लोग कहेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो ज्यादा हो जाएगा। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होने की वजह से CO2 रिच एयर बाहर चला जाएगा। क्लियर? अब जैसे हमारा सवाल आया कि इनहेलेशन समझ गए, एक्सहेलेशन समझ में आ गया, लेकिन ब्लड में जब ये ऑक्सीजन इंटर किया था
जब ये ब्लड में ऑक्सीजन इंटर किया था और CO2 जो ब्लड में यहां पे आया था, ये दोनों आया कैसे? यहां CO2 यहां पे कैसे आएगा, ऑक्सीजन यहां से ब्लड में कैसे जाएगा, ये हमारा टॉपिक है। हाउ डू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम लोग का मीडियम है वो है ब्लड, एंड ब्लड में कुछ सेल्स मिलता है। एक सेल का नाम क्या है? रेड ब्लड सेल, जिसका शेप मोर और लेस बाइकॉन्केव होगा। क्लियर? एंड इस बाइकॉन्केव सेल में एक पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्लियर? हीमोग्लोबिन में आयरन की वजह से इसका कलर रेड होगा, एंड एज हीमोग्लोबिन इज रेड, आरबीसी इज रेड, आरबीसी इज रेड, सो आवर ब्लड इज रेड। तो हीमोग्लोबिन के पास कुछ ऐसा साइट होता है जहां पे ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड करेगा तो यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो जब हमारे लंग से ऑक्सीजन ब्लड में आता है तो ब्लड का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? और क्योंकि ब्लड हमेशा मूव करते हुए है तो अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ब्लड के थ्रू हर एक सेल में पहुंच जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि CO2 जो बॉडी सेल में बन रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, रेस्पिरेशन में क्या बताया गया था कि एक सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा एंड CO2 H2O प्लस एनर्जी बनेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो दिस CO2 हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन तो आ गया बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, लेकिन CO2 जो बन रहा है इसको भी तो बाहर से निकालना होगा। तो बॉडी सेल के जस्ट बगल में हम लोग को फिर क्या मिलेगा? ब्लड, ब्लड वेसल के अंदर। अब ये CO2 कहां आ गया? तो ब्लड में आ गया। ब्लड में CO2 आएगा तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लाया था वही हीमोग्लोबिन क्या करेगा? CO2 के साथ भी बाइंड करेगा उसको अपने साथ ले जाने के लिए, एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म by the combination of hemoglobin and carbon dioxide is known as carb amino hemoglobin। बट ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टोटल CO2 का 20 से 25% ही ले जा सकता है, तो बाकी कौन ले जाएगा? तो CO2 जब ब्लड वेसल में आएगा तो ब्लड वेसल में ये CO2 को कन्वर्ट करके बनाया जाएगा बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस आयन। क्लियर? कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25% ही बन रहा है, तो बाकी 70% जो हमारा CO2 है वो CO2 को कौन ले जाएगा? किस फॉर्म में वो जाएगा? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। ये बाइकार्बोनेट आयन बनता है आरबीसी में एंड इसको वापस ब्लड में भेज दिया जाएगा सो दैट ब्लड इस आयन को अपने साथ ले जाए। लेकिन अगर बोला जाए ये 70% है और ये 20 से 25%, तो अभी भी 100% नहीं हुआ। तो रेस्ट ऑफ द CO2 कैसे जा रहा है? जो हम लोग का 5 to 7% बच रहा है वो किस फॉर्म में जाएगा? डिजॉल्व फॉर्म में, क्योंकि ब्लड में वाटर प्रेजेंट है एंड वाटर में CO2 मिक्स हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। तो डिजॉल्व फॉर्म में रेस्ट अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होगा। सो बाय दिस वे CO2 सेल से निकल के ब्लड में आया एंड ब्लड में आइदर इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट एंड डिजॉल्व फॉर्म, तीनों मिला करके CO2 को सेल से कहां ले जाएगा? एल्वेलाई तक। क्लियर? जहां पे वो CO2 को एल्वेलाई में पहुंचा दिया एंड ऑक्सीजन को फिर से ले लिया ब्लड में, एंड ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है अगेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी टोटल 97% ही बनता है टोटल ऑक्सीजन का, तो रेस्ट 3% ऑक्सीजन किस फॉर्म में जाएगा? तो 3% ऑक्सीजन जो बच रहा है वो भी जाता है डिजॉल्व फॉर्म में।
डिजोल्व मतलब ऑक्सीजन भी ब्लड का वाटर में डिजोल्व हो गया। क्लियर? तो हम लोग को यह याद रखना है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो वे में होगा, पहला ऑक्सी हीमोग्लोबिन और दूसरा डिजोल्व फॉर्म। डिजोल्व फॉर्म ओनली 3% ऑक्सीजन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97%। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी 3 फॉर्म में होगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयंस एंड तीसरा डिजोल्व फॉर्म। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ऑक्सीजन बॉडी सेल तक पहुंचा एंड बॉडी सेल में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट बना, उस CO2 को निकालने के लिए हम लोग इसी वे में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट एंड डिजोल्व फॉर्म में इसको ले गए एल्वेलाई तक। क्लियर? और इस तरह से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट है। लेकिन हमारे कुछ और भी एनिमल्स है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स है, लाइक फिश। फिश का अगर हम लोग बात करें, फिश में लंग्स तो प्रेजेंट नहीं है। फिश का अगर रेस्पिरेशन करना है तो यहां पे प्रेजेंट है गिल्स। गिल्स जो है वो लैमिनर स्ट्रक्चर है, पेज लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप लोग ने बहुत सारे लोग गिल्स देखा भी होगा मछली का। तो मछली का जो गिल्स है उसमें पेज लाइक स्ट्रक्चर है, लैमिनर स्ट्रक्चर है, एंड दिस लैमिनर और पेज लाइक स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। बट मछली कहां रह रहा है? वाटर में, एंड वाटर में लंग्स वर्क नहीं करेगा। तो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, फिश क्या करता है? वो अपने माउथ से उस डिजोल्व ऑक्सीजन वाले वाटर को क्या करेगा? इनटेक करेगा और उसको पास कर देगा अपने गिल्स के थ्रू। गिल्स के पास भी क्या प्रेजेंट है? तो ब्लड वेसल्स। इस जगह पर भी बहुत सारा ब्लड वेसल है, हम लोग एक ब्लड वेसल बना लिए। तो जब ऑक्सीजन माउथ से, डिजोल्व ऑक्सीजन माउथ से गिल्स के पास आएगा तो ऑक्सीजन को ब्लड में भेज दिया जाएगा एंड ब्लड में जो प्रेजेंट CO2 है इसको ब्लड से निकाल करके गिल्स के थ्रू बॉडी के बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, CO2 को हम लोग इस तरह से निकाल देंगे। इसमें लंग्स वाला मैकेनिज्म नहीं है, इसमें गिल्स है एंड गिल्स टेक्स डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। क्लियर? एंड फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया गिल्स का नंबर 1 से ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये हमारा रेस्पिरेशन इन फिश था या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि सारे एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन, एज दे आर मैमल्स सो दे डू नॉट हैव गिल्स, दे हैव लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग। क्लियर? और इस वजह से व्हेल एंड डॉल्फिन को पानी से बाहर आना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसको ले सके और उसके बाद वापस पानी में चला जाए। जब तक वो ऑक्सीजन यूज करेगा पानी के अंदर, तब तक वो पानी के अंदर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको CO2 निकालना, ऑक्सीजन दोबारा लेना है, देन इट अगेन जो है व्हेल एंड डॉल्फिन अगेन क्या करेगा? पानी से बाहर आ जाएगा एंड फिर से वो अंदर चला जाएगा ऑक्सीजन रिच एयर को लेकर के। क्लियर? लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स फिश है वो, उनके पास क्या मिलेगा? गिल्स। क्लियर? तो हमारा आज का टॉपिक इसी जगह पे एंड हम लोग करते हैं। हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।